आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हमारे बोर्ड लगे क्रैक नीडल गेट पे पंच सारा रिकॉर्ड मिलता है। कहाँ से? बाहर ही लगा हुआ है सीढ़ियों में से। जैसे सीढ़ी में अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, बैठ जाओ, क्लास शुरू हो गई है। हाँ ग्रेविटेशन थोड़ी कम होते हैं क्लास में। तो क्या हुआ वहाँ समय तो उधर है, निकले कहीं बाहर भी है ना। तो ग्रेविटेशन में जनरली क्या है, आप ये जो चैप्टर है ना, ये ध्यान रखना। अभी जैसे 11th में तो ग्रेविटेशन आपको सिंपल सा ही पढ़ना है, दैट इज से ऑर्बिटल स्पीड और स्केप स्पीड। ये सारे ऑर्बिटल स्पीड जो होती है वो सैटेलाइट की होती है, और स्केप स्पीड जो होती है वो किसी रॉकेट वगैरह की होती है, राइट। स्केप मतलब होता है कि अगर आप रॉकेट को लॉन्च करना चाह रहे हो, आउटर स्पेस में भेजना चाह रहे हो, तो कितना एक मिनिमम स्पीड दोगे, तो दैट कम्स आउट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको याद रखो, राइट। कितना है? 11.2 किलोमीटर, हाँ, किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ये काफी, तुम लोग अलग अलग बैठो, मेंटेन कोविड मेंटेन करो, चलो। सर ऐसे तो मास्क भी पहनना चाहिए। नहीं हर एक मिनट का सैनिटाइजर। नहीं, अब वो सब छोड़ो, आप अल्टरनेट बैठो। तुम्हारा नाम क्या है? तो कहाँ तुम घुस के बैठो? इधर बैठो, चलो उधर जाओ। चलो तुम इधर बैठो, बैठो बैठो जल्दी। मोटे होते जा रहे हो तुम, मोटे होते जा रहे हो तुम, बैठो। सो ग्रेविटेशन में जनरली क्या होता है ना, एक तो स्केप स्पीड हमें पढ़ना होता है, स्केप वेलोसिटी भी कहते हैं उसे, और ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखो, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब ये काफी हाई स्पीड माना जाएगा। समझ लो, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, आप इमेजिन करो कितना हाई स्पीड है ये। तो अगर एक रॉकेट को या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इस स्पीड से अगर लॉन्च करोगे, इट विल रीच अप टू इंफिनिटी, यानी वो इट विल नॉट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा अर्थ पे। इसके अलावा एक और स्पीड होती है, दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड, राइट। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, तो इसके वैल्यू थोड़े से कम होते हैं, इट विल बी अप्रॉक्स 7.9 अराउंड, राइट। तो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड थोड़े से कम है 11.2 से, बट ये भी काफी हाई स्पीड है, नहीं। अगर आप सैटेलाइट एक ऑर्बिट कर रहा है अर्थ का, तो ऐसा नहीं कि उसकी स्पीड बहुत ही कम होगी, 400 या 300 मीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। ये भी काफी हाई स्पीड है, और इस ऑर्बिट से वो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को। तो ये सारे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, तो यही इसमें पढ़ना है ग्रेविटेशन में। बाकी कैपलर्स लॉ के बारे में आपने सुना होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो 3 लॉज होते हैं कैपलर के, ये जानने हैं। और एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म जानना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, दैट इज कॉल्ड एमजीएच, ग्रेविटेशन वाली। नहीं, एमजीएच पढ़ा है ना, प्लस माइनस एमजीएच, राइट। बट यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस एमजीएच नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे माइनस जी एम एम बाई आर। क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइनस जी M1 M2 बाई आर। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो स्क्वायर नहीं, माइनस जी फर्स्ट मास सेकंड मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स की अगर बात करोगे तो दैट विल बी आर स्क्वायर। आप फोर्स की बात कर रहे हो, तो फोर्स इज आर स्क्वायर, फोर्स इज आर स्क्वायर। सो 4r स्क्वायर होता है, बट इसमें माइनस होगा और एक r होगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये पढ़ना है अब हमें इस चैप्टर में, राइट। इसी को कैन कन्वर्ट इन एमजीएच, बट वो एक पॉइंट मास के लिए जनरली दिया जाता है, या उसके सेंटर ऑफ मास के लिए किसी बॉडी के लिए, प्लस माइनस एमजीएच। तो वो भी तब दिया जाता है जब जी को आप कांस्टेंट मानो, जी अगर यूनिफॉर्म है। बट यहाँ पर क्या होगा, जी विल नॉट यूनिफॉर्म, जी विल वेरी, राइट। जैसे अगर ये अर्थ लेते हो, अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है वो 9.81 लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड से जी नॉट मान लो, राइट। बट जैसे से ये मास ऊपर जाएगा, इसकी जी की वैल्यू कम होने लगेगी। क्या होगी? तो दैट इज जी एट ए हाइट जो होती है वो 1 माइनस जी नॉट जो सरफेस होते हैं उसमें 1 माइनस 2h बाई r होता है। ये होता है फॉर्मूला, राइट। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ये वेरिएबल जी को आप स्टडी कर रहे हो, राइट। जी मींस फोर्स, जी मींस फोर्स, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है ना ये, यानी फोर्स पर यूनिट मास, नहीं यही है ना। तो जी मींस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय ये r रेडियस ऑफ अर्थ था क्या? उस फॉर्मूला में r रेडियस ऑफ अर्थ था। हां, r इज रेडियस ऑफ अर्थ, r ही, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स जो ली जाती है वो 6400 किलोमीटर ली जाती है, राइट। तो अगर आप जी की बात करोगे तो जी एट हाइट, तो फोर्स देख लोगे तो फोर्स हाइट पे क्या लगता है, तो जी एमएम बाई
r प्लस h स्क्वायर लगेगा, जिसमें m मास स्फीयर का हो जाएगा और ये मास हो जाएगा पार्टिकल का, बॉडी का, और डिस्टेंस r प्लस h ये करोगे डिवाइड बाय m। इससे g का फॉर्मूला क्या आ रहा है हाइट पर, देखो आप, दिस g डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस डिपेंड्स ऑन हाइट, यानी हाइट क्या है बॉडी के, इस पे डिपेंड करेगा। अगर हाइट ज्यादा है तो g की वैल्यू कम होती जाएगी, यानी हमें वेरिएबल g पढ़ना होता है इस चैप्टर में, राइट। उसके अलावा एक g का और वेरिएशन होता है, एंड दैट वेरिएशन इज ड्यू टू डेप्थ। अगर आप डेप्थ में जाओगे टनल करके, अगर आप इस तरह से, या जो माइंस होते हैं उसके अंदर डेप्थ में जा रहे हो अगर टनल करके, तो वैसे केस में g एट ए डेप्थ जो होती है वो g ऑन सरफेस डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस g बाय r होता है। r इज रेडियस ओवर d डेप्थ, कितना डेप्थ अंदर जाता है, ये भी चेंज होगा, क्लियर। यानी g जो होता है सरफेस के अबव भी कम होगा और सरफेस के बिलो, अंदर भी जाओगे अगर टनल करते हुए तो भी g की वैल्यू कम मिलती जाएगी, और बिल्कुल सेंटर पे चले जाओगे तो g की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि डेप्थ क्या हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा, नहीं, d विल बी r e डेप्थ, तो ये 0 हो जाएगा, सेंटर पे 0 होता है और इंफिनिटी पे भी क्या होता है 0। इसलिए देखे होगे इस तरह का ग्राफ काफी पूछा जाएगा, और इस चैप्टर में पूछा जाता है, चाहे स्कूल में या फिर जेईई मेन या एडवांस में, जेईई मेन में ज्यादा पूछा जाता है या स्कूल में, तो उसमें ये होता है कि g की वैल्यू बढ़ रही है डेप्थ के साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो सेंटर से टॉप पे मैक्सिमम होगी और फिर कम होगी, इस तरह से, क्लियर। ये ग्राफ होती है g की, तो डेप्थ तक क्या होगा, जब तक ये r तक जाओगे 0 से सरफेस तक बढ़ेगी, सेंटर से सरफेस पे जाओ बढ़ेगी, और एक बार सरफेस से बाहर अगर आ गया पार्टिकल, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, ऊपर रखा गया कहीं, या ये खूब मूव कर रहा है, तो ऐसे केस में g की वैल्यू कम होने लगेगी। तो g की वैल्यू प्रोपोर्शनल भी होती है r की, और g की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है। क्या अभी फॉर्मूला पता है ना, अभी तो फॉर्मूला देखो, अब आगे होता कैसे है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि जब आप यहाँ की जी की बात करते हो ना, तो जब आप इस जी की बात करोगे ना, तो यहाँ से जो एक स्फीयर बनेगा, अलग बैठो तुम लोग, बैठ गया क्या, वो करने आया क्या सम्मेलन, तब कोने में बैठ जाते लोग उधर, प्रथम उसमें सट जाती दीवार। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो d होता है ये रेडियस r का एक स्फीयर मानोगे, राइट। तो यहाँ पर होता है क्या कि अगर डेप्थ में जाते हो तो स्फीयर कितनी बड़ी मिल रही है उस पर g मिलता है, राइट, क्योंकि जो बाहरी स्फीयर होगा इसका g 0 होता है। जो अगर मान लो कोई भी स्फीयर लेते हो ना, स्फीयर के अंदर g क्या होगा 0, हॉलो स्फीयर अगर है तो, राइट, तो इसके बाहर जो ये हॉलो स्फीयर हो जाता है, इसके कारण कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो भी g का वैल्यू बनेगा इस रेडियस के स्फीयर के कारण बनेगा, इस कारण से g की वैल्यू कम होने लगती है, क्लियर है। ये डेरिवेशन में यूज किया जाता है ये चीज, तो उसको हम लोग करेंगे अभी। तो यही सारी चीजें जो हमें जानना है, बेसिकली इसमें यही जानना होता है ग्रेविटेशन में। और दूसरी बात, ग्रेविटेशन के जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस जी होगा, m1 होगा, m2 होगा बाई r होगा। इसके बाद जैसे 12th में आप जाते हो 11th के बाद, तो 12th जो फर्स्ट चैप्टर होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा जाएगा, राइट। यहाँ पे जी की जगह पे क्या आएगा, सम कांस्टेंट के आएगा, मास की जगह पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, और डिस्टेंस वही रहेगा। फोर्स भी अगर देखोगे तो फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशन वाली G m1 m2 by r², इसके भी फोर्स क्या होते हैं, K कांस्टेंट Q1 Q2 by, तो सिमिलर है। इसलिए ग्रेविटेशन चैप्टर अगर 11th में कर लेते हो तो आपको 11th जब 12th में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैट, तो वहां पे आप यू विल नॉट स्टक नहीं होगे कि क्या आ गया क्या चीजें हैं, राइट। ऑलमोस्ट सेम कांसेप्ट, सिर्फ करना क्या है, यू हैव टू रिप्लेस -g by k, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पढ़े होंगे कहीं ना कहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। ये जो कांस्टेंट, और मास को किससे रिप्लेस करना होता है, चार्ज से, और डिस्टेंस सेम ही है, क्लियर है। तो सारे फॉर्मूले सेम होंगे, सारे कांसेप्ट ऑलमोस्ट सेम होंगे, क्लियर। तो इसलिए आपको इस चैप्टर से आपको उस चैप्टर में भी हेल्प मिलेगा, और वो बेस तैयार होते हैं। तो अब इस केस में ग्रेविटेशन अगर देखें, तो ग्रेविटेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देखोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन से ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी देखने में तो एक ही टर्म लगता है, बट देयर इज सम डिफरेंस। ग्रेविटेशन क्या हुआ, तो ग्रेविटेशन जो माना जाता है दिस इज से इंटरेक्शन या फोर्स बिटवीन
एनी टू बॉडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स के किसी भी दो बॉडी का, इसमें से एक बॉडी का अर्थ होना कोई जरूरी नहीं है। तो ग्रेविटेशन में एनी टू बॉडी के बीच जो फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप लिखोगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between, it is the force of attraction between any two bodies in the universe. It is the force of attraction between any two bodies in the universe. और ग्रेविटी फिर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट इसमें से एक बॉडी अर्थ होना मस्ट है, राइट। So this is the force of attraction of Earth to the other bodies, right? तो आप लिखोगे it is the force of attraction, it is the force of attraction between the Earth, it is the force of attraction between the Earth and any object near to the Earth, and any object near to the Earth. So हमें यहाँ पे एक मोशन पढ़ना होता है दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हमने पढ़ भी लिया है, और फ्री फॉल हमने किसमें पढ़ा था? 1D में पढ़ा था, नहीं, काइनेमेटिक्स। तो 1 डायमेंशन में पढ़ा था जिसमें जी माना जाता है फ्री फॉल, राइट। तो फ्री फॉल में क्या देखोगे कि देयर शुड बी ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट होना चाहिए, बाकी कोई भी फोर्स नहीं होना चाहिए। तो लिखोगे आप फ्री फॉल के लिए द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी under the influence of gravity alone, the motion of a body under the influence of, the motion of a body under the influence of gravity alone is called a free fall. Under the influence of gravity alone is called the free fall. तो इसमें क्या देखते हो फ्री फॉल में? बताना एयर रेजिस्टेंस अकाउंट में लिया जाएगा? तो नो एयर रेजिस्टेंस, राइट। एनी बाइंड फोर्स, क्योंकि एयर भी एक फ्लूइड है, उसमें भी एक बाइंड फोर्स बनता है, अब वो भी नहीं लिया जाएगा। एनी विस्कस फोर्स, ये सारे, तो ड्रैग, विस्कस फोर्स, एयर फ्रिक्शन फोर्स, या फिर बाइंड फोर्स, ये सारे नेग्लेक्ट करोगे, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे, दैट इज ग्रेविटी, राइट। जैसे वैक्यूम में होता है, वैक्यूम में अगर किसी बॉडी को गिरा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, ना ही बाइंड फोर्स होगा, राइट। तो दैट इज कह सकते हैं वैक्यूम में प्योर फ्री फॉल माना जाएगा, राइट। बट हम लोग मानते हैं एयर में भी एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके इन एयर पे स्टडी करते हैं, क्लियर है। तो उसमें केस में एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड जब आप फ्री फॉल की बात करोगे, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें जानना है। इसके अलावा वेट ऑफ ए बॉडी, ये तो आप जानते ही हो, एमडी के बारे में कोई खास बताना तो है नहीं, राइट, मास इनटू जी। तो हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि जो न्यूटन ने एक्चुअली सर्टेन लॉ दिया था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये न्यूटन ने जो लॉ दिया था उसके पीछे उसने कुछ लॉजिक लगाया था, दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स मून टेस्ट। तो न्यूटन मून टेस्ट, इसमें क्या होता है कि वो मून के मोशन को स्टडी कर रहा है, ही स्टडीड से मोशन ऑफ मून, और उसके लिए काफी डेटा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, चाहे उसने खुद किया हो ऑब्जर्व या फिर पहले से डेटा अवेलेबल होगी, उन डेटा को यूज किया उसने और उससे उसने ये लॉ बनाया, दैट इज कॉल्ड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन मून टेस्ट ये क्या है? इसमें आप देखोगे कि इसमें अगर मून का डिस्टेंस देखते हो तो डिस्टेंस ऑफ मून जो होती है फ्रॉम अर्थ, तो डिस्टेंस ऑफ मून का वैल्यू 3.8 into 10⁸ मीटर होती है। काफी लार्ज डिस्टेंस है, देखने में तो मून काफी पास लगता है अर्थ से, बट ये डिस्टेंस काफी लार्ज है, राइट। लाख किलोमीटर से मिलियंस में है मीटर में। और टाइम पीरियड अगर मून का देखो तो मून जो ऑर्बिट करता है तो टाइम पीरियड ऑफ मून कितना होगा बताना? 27 आधा मिनट क्या हो गया? 30 सेकंड। क्या हो गया? 3 बचा 3 हो गया, 2 मिनट। अरे अभी लेकिन
एक में बोला था कि खाना खा लेते हैं, दो ही बात है। तो टाइप रेट क्या हो जाएगा 27.3। सर हमारी ब्रेक ले लेते ले हैं, खाना लोगे। खाए इनकी बुक। तो अब ऐसे केस में 27.3 डेज, और इसको अगर आप सेकंड वगैरह में कन्वर्ट करते हो तो यू हैव टू यूज से 86400, तो ये सेकंड में हो जाएंगे। अब ऐसे केस में अर्थ के लिए अगर मानते हो तो अर्थ एक मास m का है, और मून के लिए मास m अगर मानते हो तो मून जो है एक सर्टेन डिस्टेंस d में ये ऑर्बिट कर रहा होता है, और इस समय अर्थ के लिए ऑर्बिटल स्पीड होगी। कौन सी स्पीड होगी बताना? ऑर्बिट कर रहा है इसलिए ऑर्बिटल स्पीड होगी। तो अर्थ विल हैव सम, मून विल हैव सम ऑर्बिटल स्पीड। ये जो ऑर्बिटल स्पीड है अगर इसकी वैल्यू अगर आप देखो तो क्या होना चाहिए, तो ऑर्बिटल स्पीड होता है एबीसीडी डॉट के आता है, और ये देखा जाएगा पेरीमीटर को कितना कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है पेरीमीटर 2 पाई r, राइट 2 पाई r। और टाइम पीरियड ये अर्थ का रिवॉल्यूशन माना जाता है अराउंड अर्थ 27 डेज अराउंड, राइट। ये इससे अगर ये देखो इससे इसकी स्पीड आएगा, इसकी स्पीड जो वैल्यू है दैट कम्स आउट 2.72। सर वो टाइम पीरियड इस चीज का है। हां वो जो मून। ये मून के लिए है, वो मून जो टाइम देता है। ऐसा को आपने उधर मिनट लिख दिया ना, तो लिखना मिनट नहीं, टाइम पीरियड मून है ये मून, ठीक है। तो v होगा, तो अब देखो अगर ये v अगर ये है तो देयर विल बी सम एक्सेशन। एक्सेशन कौन सा होता है बताना? सेंट्रीपिटल एक्सेशन क्या होता है? v²/r, r यहाँ पर d है। इससे अगर एक्सेशन की वैल्यू देखते हैं मून का, तो दैट मींस दिस मून इज एक्सेलरेटेड, और इसका जो एक्सेलेरेशन होगा कितना होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, नहीं mv²/r, और मास से डिवाइड करो तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेशन हो गया, राइट, v²/r ये आएगा। अब अगर ये वैल्यू रखते हो आप तो 4 पाई स्क्वायर आएगा, और d स्क्वायर से d आएगा, और फिर tan पीरियड का स्क्वायर, तो इस तरह का है। अब इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करके देखो तो इट कम्स आउट 2.72 into 10 power minus 3 स्पीड की भी लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी स्पीड? इसकी न्यूक्लियर वैल्यू डाल दो, इसी से जैसा आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सेशन ऑफ मून आ रहा है। अगर ये एक्सेशन ऑफ मून का वैल्यू देखो और g की वैल्यू दोनों को कंपेयर करो, ये जो एक्सेशन ऑफ मून आ रहा है, ये एक्सेशन ऑफ मून में मान लो, तो उसने क्या देखा कि जो एक्सेशन ऑफ मून है और जो g ऑन सरफेस ऑफ अर्थ होते हैं, इनके रेशियो अगर देखा जाए तो क्या आएगा? इनकी रेशियो अगर आप देखते हो तो दिस कम्स आउट, ये अपने डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और ये अपने रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जी के लिए। तो अगर इनका रेशियो आप देखोगे तो d और r का जो रेशियो उस रेशियो में आएगा। जैसे ये वैल्यू इतना आ रहा है ना, और g की वैल्यू कितने लेते हैं तो ये हमें पता है कितना होता है 9.81। अगर आप ये दो रेशियो लोगे तो ये क्या आएगा? तो इट विल कम आउट से रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इसका स्क्वायर आएगा, दैट मींस इट विल बी से 1/d स्क्वायर एंड 1/r स्क्वायर। यहां से उसने ये इंप्लाई किया कि जो एक्सेशन ऑफ मून है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, उसने डिस्टेंस के इनवर्स से देखा। अब ये मून के लिए इनवर्स आ रहा है, तो फोर्स ऑन मून कितना होगा? तो फोर्स ऑन मून विल बी से मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, या कह सकते हो फोर्स ऑन मून इज से F एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन and this is proportional to d square। यहाँ से उसने ये अप्लाई किया कि this gravitational force is inverse of r square, clear? Distance is inverse है। यहाँ से उसने inverse वाले लॉ लाया। कौन सा लॉ होता है? इसे कौन सा लॉ कहते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ का है। इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी दैट विल से इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ यहाँ से उसने ये अप्लाई किया, क्लियर? इस तरह से ये न्यूटन मून टेस्ट है, जिसके थ्रू वी कैन प्रूव कि ग्रेविटेशनल लॉ किस तरह होना चाहिए। हां सर, ये मून की वैल्यू +3 और -3 और माइनस भी होगी क्योंकि ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है, चेक करो आप। So
सर हाँ सर आपने एक्सीलरेशन ऑफ मून अपॉन जी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डी का होल स्क्वायर कैसे निकाला? क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट शांत हो जाओ, साइलेंट। हाँ सर आपने एक्सीलरेशन ऑफ मून अपॉन जी जो अरे रेशियो बात है, नहीं करो, समझ नहीं आ रही आप लोग को? हाँ सर आपने एक्सीलरेशन ऑफ मून अपॉन जी का जो रेशियो है उसको आपने रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन डी के स्क्वायर इक्वल कैसे किया? एक्सेसर ऑफ मून का वैल्यू क्या आ रहा है? 2.72 आ रहा है, 10⁻³ और जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। अगर ये रेशियो देखोगे और ये रेशियो देखो तो दोनों इक्वल है। ओके सर। जो एक्सेशन आ रहा है और जो जी है, इनका जो रेशियो आ रहा है और जो रेडियस और डी का जो रेशियो का स्क्वायर है वो दोनों इक्वल आ रहा है, इससे ये इक्वल है। हाँ पर अभी तब आपने 2.72 लिखा, वहां पे तो आपने प्रोपोर्शनल लिखा कहाँ है 2.72? ये जो वैल्यू लिखने ना आपने सेकंड लास्ट लाइन, इसमें a of mu equals to b square by d equals to 4 pi r square by d यहाँ वाली, हाँ पर इसमें स्पीड भी है ना, इसमें स्पीड है ना। अगर आप ये डिस्टेंस चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, जैसे से ये बदलोगे ना वैसे से ये चेंज होगा, v भी चेंज होगा। तो अगर ये d चेंज करते हैं तो v भी चेंज होगा, और इसमें कोई हमने v नहीं यूज किया है, v की वैल्यू से डिपेंडेंट ना, इसमें प्रोपोर्शनल मास आएगा। इसे नोट करो आप। सर इसमें d वो ऑर्बिट है ना? हाँ d ऑर्बिट रेडियस है। और ये रेडियस मून के सेंटर का रेडियस है। हाँ दोनों का सेंटर ही है। सर 15 raised to power 3 होता है। कौन सा? 2.72 10 to the minus 3 ये -3। सर इस फॉर्म से रिलेटेड कंफ्यूजन हो रही है, एक बार रिया से पूछो। सर उसमें वो हमें मॉड्यूल गिवन है, लेकिन हमें कह रहे हैं कि टिक करो हम यार इसको क्लास के बाद करना है, सब जो भी है ना। बैठ जाओ शांति से। वो भी वैसा ही है, तुम लोग भी वैसा ही तो रूट के कर लेना सर, क्लास कर रहे हो 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद फिर चलो लिखना है ये फोर्स ऑन मून। ये नोट हो गया सभी का? सर हो गया। ये नोट हो गया सभी का? तो नेक्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नोट करोगे। इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। तो ये इन्हीं तरह के फोर्स की बात कर रहा होगा। जैसे अगर दो मास ले रहे हो तो उसमें जो डिस्टेंस है उसके इनवर्स का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होंगे और साथ में प्रोपोर्शनल होंगे प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका स्टेटमेंट लिखना पहले। everybody in the universe attracts every other body. Everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the
every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance, and inversely proportional to the square of the distance between them. Every body in the universe attacks every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of a distance between them. And this force is directed along the line joining the centers of two uniform spheres, sphere masses of two uniform sphere masses joining and acted along the line joining the centers of two uniform sphere masses or along the line of 2 point masses So ध्यान रखना है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं ये जो लॉ दिया गया है न्यूटन के अकॉर्डिंग, ये पॉइंट मासेस के लिए दिया गया। यहाँ पर m1 m2 को पॉइंट मास मानोगे। पॉइंट मास कहने का मतलब कि मास काफी ज्यादा हो सकता है बट उसकी साइज काफी स्मॉल होगी, स्मॉल साइज। तो ये पॉइंट मास होते हैं, चाहे वो m1 हो या फिर m2 हो, ये पॉइंट मास माने जाएंगे। अगर दो पॉइंट मास मान ले रहे हो, एक m1 और दूसरा m2, और इनके बीच का डिस्टेंस सपोज r अगर ली जा रही है तो देयर विल बी अ फोर्स। तो जो फोर्स होगा दैट फोर्स विल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। दैट मींस ये सेकंड मास इस मास को अपनी तरफ खींच रहा होगा फोर्स F से, और फर्स्ट मास सेकंड मास को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स F से। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, एंड सेकंड जो है दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दोनों को अगर कंबाइन करते हो, कंबाइनिंग द टू, ये दोनों को कंबाइन करो तो दिस फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर इक्वेट किया जाए तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस कैपिटल जी के एक वैल्यू भी होते हैं। क्या है कैपिटल जी का वैल्यू बताना? 6.67 into 10 power minus 11। यूनिट बताओ। न्यूटन मीटर। तो अगर इसका यूनिट चाहिए तो ये तो न्यूटन हो गया, डिस्टेंस इधर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और 2 kg स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg स्क्वायर। तो ये इसका जी का वैल्यू और यूनिट है। इसको याद रखो, दिस इज ए कांस्टेंट और ये किसी भी यूनिवर्स के किसी भी प्लेस पे हो सकता है, वैल्यू की वैल्यू चेंज नहीं होगी। That's why it is called universal gravitational constant. इसे universal gravitational constant है। अच्छा, ये दो पॉइंट मास की जब अगर स्फीयर हो तो क्या होगा? तो दोनों के रेडियस ऐड हो जाएंगे, रेडियस ऐड हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस कहां से कहां लेना होगा? तो डिस्टेंस सेंटर से सेंटर लेना होगा। क्लियर? तो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेना होगा, यानी कि एक रेडियस इधर भी ऐड होगा, इधर भी ऐड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी पता है। क्लियर?
TR होती है। अब ऐसे केस में अगर मान लो इस जगह पे कोई क्यूब वगैरह है तो क्या होगा, क्यूबॉइड है या किसी क्यूब है, ऐसा क्यूबॉइड है, क्यूब है अगर तो भी सेंटर लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता, इसके लिए सेंटर नहीं लिया था, हर एक के लिए सेंटर नहीं होगा, सिर्फ स्फीयर के लिए, वो भी क्या कौन सा स्फीयर, यूनिफॉर्म स्फीयर। ये ध्यान रखो, अगर शेप बदल जा रहा है स्फीयर के अलावा कोई और है तो वैल्यूज कुछ चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो क्या लेंगे क्यूब पे कैसे, फोर्स की बात कर रहे हो? हाँ जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास है और शेप अलग है, तो ग्रेविटेशन फोर्स अलग होगा। दोनों का मास इक्वल है, हाँ पर शेप अलग है, शेप स्फीयर नहीं है, अलग अलग शेप है, अलग अलग शेप है, चाहे कुछ भी हो। अगर मतलब स्फीयर के अलावा कुछ भी अगर डिफरेंट है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब सर ये GM1 M1/r² वाला नहीं लगेगा? होता है ये वैलिड, बट ये ना हमेशा पॉइंट मास के लिए होते हैं। चलो इसको लिख लो पहले, जैसे मान लो एक पॉइंट मास ले रहे हो, सपोज ये पॉइंट मास है और एक यहाँ पे एक रॉड है, इनके बीच का फोर्स बताओ। रॉड है, मास m का और लेंथ l का मान लो, और ये डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक का d दिया हुआ है और इसके जो रॉड का लेंथ है वो टोटल l है। इनका क्या होगा, रॉड का मास सेंटर ऑफ मास, इसका मास कैपिटल M मान लो और रॉड का मास m और लेंथ l है, दिस इज से यूनिफॉर्म रॉड। तो आप क्या टेम्पटेड हो गया, आप क्या इसका बताना चाहोगे, फोर्स फोर्स क्या बताना चाहोगे, ये मिड पॉइंट d प्लस l ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्फीयर नहीं है, रॉड है, और अगर स्फीयर भी होता है, स्फीयर भी नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो भी नहीं होता, जैसे कि स्फीयर है और स्फीयर के आधे पोर्शन में कुछ और इधर कुछ और है तो भी नहीं होगा, स्फीयर शुड बी यूनिफॉर्म, सेम मटेरियल से बना होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या होता है कि अभी भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड होगा, बट दिस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विल बी वैलिड फॉर से फॉर पॉइंट मास, यानी यहाँ पे df एक फोर्स निकालोगे और ये जो फोर्स लिया जाएगा वो इसके ऊपर एक छोटा सा मास के लिए लिया जाएगा, इस मास को dm कह लो और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x मान लो। अब इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस मास पे df, ये इस पे df फोर्स लगाएगा dm, दिस इज से फोर्स बाय dm, ये क्लियर है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्स बाय dm, ये dm अप्लाई कर रहा है इस मास पे। तो अब ये दोनों पॉइंट मास हो गए ना, ये तो है ही पॉइंट मास, ये भी पॉइंट मास हो गया। अब नाउ यू कैन अप्लाई, क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ, वैल्यू सर m dm g होगा, एक मास m, सेकंड मास क्या है dm, और डिस्टेंस क्या है x², है ये लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ है भी वैलिड है। डायरेक्शन क्या आ रहा है, लेफ्ट या राइट, राइट। नेक्स्ट dm का किधर होगा, अगर ये dm इधर दे रहा है तो नेक्स्ट dm सारे इधर ही रहेंगे, राइट। तो टोटल फोर्स क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, तो टोटल फोर्स क्या होगा, इन सारे dm को ऐड करोगे तो ये फर्स्ट dm का, सेकंड dm का, थर्ड dm का, 1 2 3 जितने भी dm ले रहे हो सारे dm को ऐड करोगे, यानी ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। इंटीग्रेट करो इसे, इसमें आप सबसे पहले g और m को बाहर करो और इंटीग्रेट करने में dm और x² को अंदर ही रखेंगे, क्लियर है ये। अब इसमें वो कैसे सॉल्व करते हैं, तो dm की वैल्यू देख लो, हमें पता है कि l का जो रॉड है इसका मास m है, तो यूनिट का कितना होगा, और dx लेंथ का कितना होगा m/l dx, यानी dm क्या रखा जाए बताओ, dm की वैल्यू बताओ, यहाँ लिख देता हूँ, dm कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट dm, है ना, ये dm है, तो dm की वैल्यू रखोगे तो क्या बाहर आएगा इस बार, g और एक कैपिटल L बाहर आएगा और इंटीग्रेशन में बच जाएगा dx और x², x का लिमिट बताना,
कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है? सर 0 से L तक, डी से ना, D से L तक, डी से स्टार्ट हो रहा है हाँ ना, सॉरी D से L तक, और एंड कितने हो रहा है? L प्लस D, तो ये जी एम एम बाई एल, इसका इंटीग्रेशन -1/x होता है और लिमिट रखोगे डी और डी प्लस। बताना क्या रहा है फाइनली, तो फाइनली इसे सॉल्व करो। तो लॉ फेल हो गया, ये कहना गलत है ना, दिस लॉ इज स्टिल वैलिड राइट, बट दिस लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। इसलिए पॉइंट मास के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद फिर इंडिकेट करके आएगा टोटल फोर्स, एक्चुअल फोर्स। क्लियर? क्या आ रहा है सर? GMM/D into D plus L। चलो अब करो। क्या रहा है आंसर, इसका रिजल्ट बताना। So minus GMM/D/D plus L, D into D minus GMM/D into D plus L, minus GM minus upon D into D plus L, minus आएगा ना, हाँ, माइनस चली जाएगा, माइनस पहला तो माइनस होगा, हाँ माइनस, पहले वाला माइनस, क्या हुआ? माइनस GMM माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा वही। तो वो उसके लिए आप GMM बाई एल तो लोगे ही लोगे। एक बार आप रखो पहले ये, और ये नेगेटिव होगा और इसको रखने से पॉजिटिव हो जाएगा, -1/d माइनस d प्लस एल, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ये तो यार लेकिन पहले वाले में -1/d तो होगा ना, हाँ सर वो -1 तो रहेगा, को -1 मैंने बस बाद वालों को पहले लिख दिया। सर ये इंटीग्रेशन करके आ रहे हैं सर, ये यार मैं तो एक स्टेप आगे चल रहा हूँ और क्या। अरे आप लोग इतना करोगे काम, तो ये d प्लस एल लिखोगे फिर ऐसे लिखोगे, ये और उसमें क्या अंतर है? ये होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे प्लस कर दो, आ गया ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो इसमें ये सही नहीं लग रहा है, तो ये d माइनस ये सही लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको करो कैंसिल, ये d कैंसिल हो गया, l बचा, ये l गया, d into d plus l, ये आ रहा है। एक एग्जांपल करना, लिखना two bodies A and B having masses of 2 kg and 4 kg. Two bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively. Two bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. 2 kg and 4 kg, सर दोबारा बोलो। Two bodies A and B having masses 2 kg and 4 kg respectively are separated by 2 meter. By 2 meter.
where should a body of mass 1 kg, where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force, where should a body of mass 1 kg be placed so that the gravitational force on this body, due to bodies A and B, be 0. इनको आप पॉइंट मास मान लो, ठीक है? Due to body. due to bodies A and B is 0. तो इन दोनों को पॉइंट मास करके कर लो। आप स्क्वायर मानोगे तो फिर रेडियस वगैरह के बारे में सोचने लगेंगे। तो डिस्टेंस जो दिया हुआ है इसका पॉइंट मास ही मानो आप। तो ये एक मान रहे हो आप 2 kg का, और जो सेकेंड मास है वो है से 4 kg का। तो आप इनके बीच में फोर्स वो रखना है, पार्टिकल रखना है, जीरो लाना है 1 kg पे। तीसरे मास 1 kg पे 0 फोर्स होना है। किधर रखना सही होगा? इधर क्यों नहीं रख सकते? आपका नाम क्या हुआ? ये आप? हाँ, वंश। आप पहले कुछ थे क्या 9th 10th में थे कि इसमें? नहीं, यहाँ पे नहीं। अच्छा चलो बढ़िया, अब आ गए ना, अब बढ़िया सर। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है, चलो छोड़ो। इसमें क्या है, इसमें 1 kg, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है 1 kg अगर आप रखोगे तो ये फोर्स भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। जीरो नहीं हो सकता, जीरो होने के लिए बैलेंस होना चाहिए ना। अगर एक लेफ्ट में लगा रहे तो दूसरा राइट होना चाहिए। तो इस 4 kg के राइट में नहीं हो सकता, 2 kg के लेफ्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर? कहाँ है आपको, कहाँ ध्यान दे रहा है तुम? नहीं, मोबाइल देख रहा है, क्या कर रहे हो? क्वेश्चन देख रहा है तो बता कहाँ रखे इसे, बताओ कहाँ रखे सर। क्वेश्चन एक बार रिपीट करना सर। सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। की तरफ या हैवी वाले की तरफ? सर हेवी वाले में डिस्टेंस ज्यादा होगा ना। हाँ तो 2 की तरफ नियर टू द ये स्मॉलर मास लो, इधर रखो आप 1 kg, थोड़ा 1 kg, तो 2 का मैंने इस साइड रखो आप, तो ये 1 kg को यहाँ पे रखो आप। अब इस पे फोर्स दिखाना, इस पे एक फोर्स होगा वो लेफ्ट में होगा, दूसरा राइट में होगा। तो जो फोर्सेज हैं, तो ये 2 kg का जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड लग रहा है, एंड 4 kg का फोर्स इस साइड लग रहा है। ठीक है, तो दोनों बैलेंस होनी चाहिए। सो नेट फोर्स शुड बी 0। तो नेट फोर्स, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। तो नेट फोर्स ऑन 1 kg शुड बी 0। दैट मींस नेट फोर्स है कितना? तो नेट फोर्स F4 माइनस F2 है, दैट इज 0 होना चाहिए। यानी कि 4/4 एंड 4/2 इक्वल होना चाहिए। तो दोनों फोर्स इक्वेट करो आप। ठीक है, क्या करना है? 4/4 इक्वल्स टू 4/2, 4/4 ऑन 1 kg। उसके लिए कुछ डिस्टेंस मान लो। तो सपोज ये डिस्टेंस F2 के लिए 2 और 1 के लिए डिस्टेंस x माना जा रहा है। ये डिस्टेंस अगर x मानता हूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 2 - x रहेगा ना? नहीं, अगर ये x है तो 2 - x, ये क्लियर है? टोटल 2 है, 2 मीटर डिस्टेंस है। फोर्स बाय 4 kg का बताना। फोर्स क्या होगा? कैपिटल G। एक मास कौन सा है? 1 kg है, और सेकेंड मास क्या है? पहले 4 को ही लिख लो। तो 4 kg मास है, और सेकेंड मास क्या है? 1 kg। डिस्टेंस बताना दोनों का, 4 और 1 का, 2 - x होल स्क्वायर। सेकेंड फोर्स है, एक मास 2 kg है, और ये सेकेंड तो 1 kg है। डिस्टेंस इसका 2 स्क्वायर। सर x स्क्वायर, सर 0.8 आ रहा है 2 kg x स्क्वायर।
इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 1 तो खैर करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे भी 1 है। रूट ले लो, टेक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आएगा? 2 अब इसको सॉल्व करो ना, ये क्या रहा है? 4/2 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ये 2 है क्या? हाँ, तो सर रूट 2 ये 2 रह जाएगा। अब लो आप स्क्वायर रूट। सर 0.8 आ रहा है 2 kg मास। स्क्वायर रूट लेने से ये 2 बच रहा है ना, तो रूट 2x बचेगा क्या? ये यहाँ मैं इसको 2 कर दूं, ये 1, ठीक है सर? हाँ। अब बताना इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये रूट 2। सर ट्रांसपोज क्वाड्रेटिक बना लो, इजी पड़ेगा। रूट 2x ये आ रहा है, स्क्वायर रूट ले लो। कितना आ रहा होता है? रूट 2x इक्वल्स टू 2 - x। इससे x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 * 1 ये आ रहा है मीटर। सर रूट 2 + 1 ही आ रहा है। क्या किया आपने? ये सही तो किया है सर, बट हाँ। बड़ा क्वाड्रेटिक बना दो तो ये आंसर नहीं आता। हाँ क्वाड्रेटिक वो इसलिए क्योंकि माइनस का स्क्वायर है ना, तो वहाँ पे x - 2 2 - x क्या आ रहा है? x हाँ ये लॉजिक हुआ। x - 2 का सर एक बार वो क्वाड्रेटिक करके चेक करो। और वहाँ पे प्लस क्या क्या प्लस माइनस दोनों लोग किससे जुड़े? अरे एक ही बात पड़ती है। रैशनलाइज कर वही आएगा ये। रैशनलाइज का वही तो आ रहा है। ये आ रहा है सर। हाँ रैशनलाइज का वही तो आ रहा है। 0.84 कितना होगा ये देखना? 0.8 आएगा लेफ्ट साइड से 2 kg मास से। इसमें ये 1.4 into तो 0.41 ले लो। 0.82 मीटर लेफ्ट से। ये आंसर है। 2 kg से फ्रॉम 2 kg ये आंसर है। या है समझ में मेथड देख लो आप। नहीं आ रहा है उससे नहीं x आ रहा है -2 + -2 तो माइनस का कैसे शब्द है x माइनस यही आ रहा है माइनस क्या बोल रहे हैं? हाँ उधर लिखा ना 2 का रूट सर केजी को न्यूटन में कैसे आ रहा है? केजी को न्यूटन केजी और न्यूटन न्यूटन तो कट गया ना। ये न्यूटन आएगा ना इधर को, ये भी न्यूटन आएगा तो कैंसिल ही है। मैं कह रहा हूं ऐसे यूनिट पर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कैपिटल जी की वैल्यू कैपिटल जी तो वैसे वो तो कैंसिल हो रहे हैं। कैपिटल जी तो कैंसिल हो रहे हैं दोनों साइड है क्या? और केजी भी कैंसिल हो रहे हैं। कर लिया आप लोगों ने? सेम क्वेश्चन है। मास इस बार आप एक यूनिफॉर्म मास m है और दूसरा एक यूनिफॉर्म मास 2m है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है सेंटर टू सेंटर। There should a third mass be placed so that net force on is 0. के लिए मास उसको मास बन के दिया है वो। ये एक नया मास कुछ मान लो कैपिटल m स्मॉल m लिख लिया है ना, इस मास को क्या कहो m डैश कह दो। एक मास रखा है मास से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ मास से इंडिपेंडेंट है इसलिए मैंने कुछ भी लिख दिया ना m डैश।
हाँ तो x पूछा जा रहा है। Find the value of x. The value of x will be x for net force सर ये यूनिफॉर्म on m dash. हाँ uniform on m dash is 0. To be 0. तो दोनों का रेडियस बराबर है। x की वैल्यू पूछा गया क्या है ऑप्शन 2 में बताना जरा क्या है आंसर ला दिया सही आंसर तो सही लगा आंसर ला दिया हाँ सर वहाँ पे 2 था तो बस d रहता है। हाँ वही तो d अपॉन रूट 2 प्लस ओमेगा। ये ऑप्शन आ गया। हाँ सर अबे तू वहाँ पे मासेस क्या है सर? हाँ ऐसे करेगा भाई किसी को क्या बोल रहे हो? मासेस क्या है? सर ए एंड एस सर थैंक्स। चलो सॉल्व करके बताओ सॉल्व करने से हाँ क्या पूछना है कोई कुछ पूछना चाह रहा है एक मिनट जस्ट एक शांत होना क्या कह रहे हैं मासेज आर m and 2m बिल्कुल सही है वेलकम क्या क्या पूछना चाह रहे हो आप सर कैमरा ना ब्लरी दिख रहा है। हाँ सर कैमरा ना ब्लरी दिख रहा है। वॉल्यूम कम हो गया तो आपको वहां से सर डिस्टेंस 4x क्या है सर? डिस्टेंस 4x है 2x है? क्या बोल रहे हो डिस्टेंस क्या है सर दूसरे वाला? बहुत ब्लर है सर कैमरा आपका। दूसरी डिस्टेंस क्या है ये x है तो ये कितना होगा d minus x होगा m dash और m के लिए x है और m dash और 2m के लिए d minus x है सेम कांसेप्ट है आप तो इसमें जो भी अगर डी डाल देगा तो पूरा के रख दिया सीधा 2 2 इसमें 4/m should be equals to 4/2m जो m फोर्स लगाया है वो m dash by डिस्टेंस क्या है x स्क्वायर और इसका जो फोर्स है ये 2m m dash by say d minus x का होल स्क्वायर फ्रॉम हियर 1/x स्क्वायर आ रहा है और ये 2/d minus x होल स्क्वायर आ रहा है इनका स्क्वायर रूट लेना है स्क्वायर रूट लेने से d minus x will be root 2x so from here x comes out d divided by root 2 plus 1 यस सर। so option A is correct बिल्कुल सेम क्वेश्चन था तो 2 की जगह पे डी डाल मास पे डबल कितना उसका क्या बोल रहे हो कितना बड़ा ज्यादा नहीं है 2 लेक्चर आज आज और कल परसों कल तो क्लास में होगी सर परसों होगी मंडे को क्लास हो गया ट्यूसडे को सर आज सब सर आज सैटरडे है सर और आपके वहां तक क्या एडवांस चलो एडवांस के ले लेंगे चलो क्वेश्चन एक नोट करना 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास कैपिटल M इस वाले में ही रखो ये इलस्ट्रेशन कौन सा है 1 है ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 है कैपिटल M 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास कैपिटल M 4 particles of equal mass capital M move along a circle of radius capital R. Move along a circle of radius capital R.
under the action of their mutual gravitational attraction. So move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. Under the action of their mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. ये मॉड्यूल के लिए सेशन तो है ही और ये मेन में क्वेश्चन आ चुका है, राइट? सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर। Under the action of their mutual gravitational attraction. सर स्टार्टिंग से रिपीट कर दो सर। Find the speed of each particle. Find the speed of each particle. Speed पूछा जा रहा है। चारों की स्पीड तो इक्वल होगी ना सर एक पे सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेंगे उसके बाद फिर वही तो है ग्रेविटी स्क्वायर टेंशन एक्सप्रेशन होगी डिस्टेंस दिया होगा इसका रेडियस आ रहा है सर एक सर्कल बना लेते हैं मान ये पॉइंट मास सर एक पे फोर्स आ रही है 5 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर तो 3D सर एक पार्टिकल पे फोर्स होगी 5m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर गलत है पहले बताओगे ना बड़ा बताओ इसमें प्लस आएगा 3 फोर्स लग रहा है एक पर एक नहीं लग रहा है एक पर 3 तो डिस्टेंस आ रहा है ना दूसरे सर तभी तो 3 ऐड कर दी तो बताएं तो अलग अलग लग रहा है ना एक के लिए डिस्टेंस 2r है बाकी के लिए डिस्टेंस देखो √2r होगा √2r आएगा ना ये डिस्टेंस अगर यहाँ से एक रो बना ये डिस्टेंस देखोगे तो √2r आएगा ये भी √2r आएगा तो ये √2r पे लग रहा है ये भी √2r पे लग रहा है ये 2r पे लग रहा है दोनों साइड में इक्वल कर देगा सिर्फ ऑप्शन वाला काम एक्चुअली इसमें देखना 4 मार्क्स है ठीक है समझ लो क्वेश्चन समझ लो 4 पॉइंट मार्क्स है क्लियर और चारों पॉइंट मार्क्स म्यूचुअल अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाकर रिवॉल्व कर रहे हैं ट्विन स्टार जानते हो आप लोग ट्विन स्टार डबल स्टार ट्विन स्टार होते हैं एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं जैसे एक का मास m है तो दूसरे का भी मास m होगा और दोनों एक दूसरे के कॉमन सेंटर के इधर से रिवॉल्व करते हैं क्लियर तो अगर दोनों का मास इक्वल होगा तब तो बिल्कुल वेट के अबाउट ये रिवॉल्व करेंगे बट इसमें भी अगर ट्विन स्टार में अगर एक का मास m है दूसरे का अगर कुछ अलग है 4m तो इनका कॉमन सेंटर मास क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा ना तो फिर इसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा और स्मॉल वाले का बड़ा हो जाएगा क्लियर इस तरह से होते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर दो मास नहीं है देखो होता है क्या अगर एक मास ये है और एक मास ये ले रहे हो ट्विन स्टार की मैं बात कर रहा हूँ फिर बातें कर रहे हैं वो पीछे करा दूंगा एकदम उस दीवार से चिपक जाओगे जाने को चलो जाओ एक पेज पीछे जाओ आगे चलो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक मिड पॉइंट ले रहे हो तो बातें नहीं मिड पॉइंट जो होता है डिस्टेंस जो भी है तो ये इसको स्पीड दोगे तो ये भी स्पीड गेन करेगा मतलब ये सब फॉर्मेशन के समय होता है जिस समय नेचर में फॉर्म हुए उसी समय दोनों स्पीड अपोजिट में गेन कर लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से राइट तो अगर इसको स्पीड भी इधर मिलेगा तो ये भी इधर गेन कर लेगा और दोनों एक दूसरे को रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे ये होता है कंसेप्ट राइट अब इसमें अगर क्या होता है इसमें ऐसा नहीं बल्कि 4 मास है तो 4 मास है यानी कि चारों के पास सेम स्पीड आना चाहिए इसलिए सेम होना चाहिए क्योंकि चारों का मास इक्वल है राइट और दूसरा क्या है
ये रेडियस r का ही ऑर्बिट बना रहा है। तो ऐसे केस में अगर इस मास को अगर 1 कहते हो तो ये के लिए इस 1 को ये 2 भी 4 लगा रहा है, ये 3 भी लगा रहा है और ये 4 भी लगा रहा है। हाँ ठीक है, तो इस 1 पे ये तीनों ही 4 लगा रहे हैं। चलो ट्राई कर लो एक बार। यस सर, एक बार ट्राई कर लो। सर तो सर जो साइड 1 करेंगे वो कैंसिल नहीं हो जाएगा इसी ग्राफ। बहुत सही। थोड़ा वेक्टर पढ़ाया है 2 महीने। नहीं सर कैंसिल हो वेक्टर नहीं कर सकते। वेक्टर एडिशन के टीचर भूल रहे हो। वेक्टर एडिशन हो गया सर, b स्क्वायर बना रहे हैं स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 बाई 8। चलो फिर सर निकालना क्या है इसमें आगे की वैल्यू b स्क्वायर बाय आ रहा है ना। एक फोर्स तो ये दिखाना, ठीक है, इसके कारण एक फोर्स इसके कारण होगा, इस मास की बात कर रहा हूँ, और ये जो थर्ड फोर्स है ये अट्रैक्टिव इस साइड होगी। तो इसके तो कैंसिल हो जाएंगे नहीं वाले, ये वाला रहेगा कंपोनेंट तो ऐड होगा इसमें। हां वो वाले कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल तो मत बोलो, कैंसिल करके बैठ जाएंगे। हाँ सर 4 बाय सर ये कंपोनेंट, हां ये तो बैलेंस रहेगा। सर वेलोसिटी की m 1 + 2√2 बाय 4r का रूट तो उसी पर ऊपर का क्या होता है तो सर चलो इन फोर्स का नाम रख के याद है ना, तो इसे फोर्स बाय 1 का वेलोसिटी आ रही ये 1 का है, ये 2 का है, और ये मास थर्ड है। कौन सा फोर्स क्या है बताना, F1 की वैल्यू बताओ मुझे। ये मास 1, f1 की m² बाय 4r सर v स्क्वायर आ गया मेरे पास। हाँ F1 की वैल्यू बताओ। सर m² बाय 4r m स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इन दो का बताओ। 2r r स्क्वायर और F2 4 बाय दिस सेकंड मास एंड 4 बाय दिस थर्ड मास आ गया, इक्वल हो गए। gm रूट ऑफ gm डिस्टेंस बताना है इनका, r स्क्वायर 2 बाय 4r इसके 4r का स्क्वायर। रूट इधर जो बोला उसका रूट ना रूट उसका अब रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, सर्कुलर मोशन कितना हो गया। मैं तो रूट पे बोल रहा था। कुछ ज्यादा गाने सुन रहा है। सर अब f2 f3 को पहले वेक्टर एडिशन करेंगे उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा ऑन एम पर, किसी भी एक एम पर। सर होगा सर gm स्क्वायर F1 के टर्म्स बताओ, F1 और F2 का कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा F2 का, cos विंडो है cos 45 और F3 का भी cos 45। F1 F2 बराबर है सर दोनों by root 2 और F3 by, सर f2 और f3 बराबर है। हां तो ये F1 टाइम्स इनका डबल करना कितना आएगा, root 2 टाइम्स F2। यस सर F1 की वैल्यू रखो, सर आ गया gm 1 + 2 बाय 4r m स्क्वायर बाय 4 r स्क्वायर, और F2 की वैल्यू या F3 की वैल्यू gm स्क्वायर अपॉन रूट 2 r स्क्वायर रूट 2 इनमें से भी कुछ कॉमन ले, बाकी सारे टर्म्स कॉमन है। हां सर कॉमन है। पहले एलसीएम ले लो स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर 4 r स्क्वायर है। अब सर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर देंगे ये रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर हुआ, ये इस साइड आ रहा है, mv स्क्वायर mv स्क्वायर इस साइड के है। मास ये है, वेलोसिटी ये है, रेडियस ये है। mv स्क्वायर यहाँ मैं इक्वेट कर दूं यहाँ पे, यस सर mv स्क्वायर बाय r से f v स्क्वायर बाय कैपिटल R। सर एक r कट गया और एक m कट गया इससे भी आएगा। यस सर यही आएगा ये सेंटीमीटर फोर्स। एक बात और होगा ना, नहीं भी होता है m v स्क्वायर बाय r, एक बार कैंसिल हो रहा है, क्या आ रहा है v देखना है कैंसिल फाइनल रूट ऑफ gm + 4r। चलो v की वैल्यू बताओ। सर अभी तो बताया
ये क्यों बातें कर रहा है? समझ आ रही क्या है टी का वैल्यू बताओ? सर gm 1 plus 2 हो रहा yes sir yes क्लियर है? yes ऐसा लिख सकते हैं ना? ये होगा इतना यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है इसकी वैल्यू? क्वेश्चन ये पता होगा आपको, थ्योरी है ये। बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं? वो वाला फॉर्मूला से gm1 सारी वैल्यू पुट करनी होती है कैपिटल m को हटा दीजिए जो इसका r में मास पर रेडियस तो अर्थ को कैपिटल एम मास का मान रहे हैं और इसकी जो रेडियस होती है अर्थ की वो r की मानी जाती है पता नहीं और रेडियस ऑफ अर्थ अप्रॉक्स 6000 वो बोल रहा है हाँ क्या हुआ तो रेडियस m टू द नेग्लिजिबल सर हमको कुछ बता रहा था कैसे करते हैं तो हम लोग बिल्कुल सरफेस का अगर देखें या थोड़ा सा अगर ऊपर से देखोगे तो ऊपर तो यहाँ नहीं होता है तो h हाइट का अगर होगा तो फोर्स कितना लगेगा इस मास पर ग्रेविटेशनल फोर्स g mm by r plus h स्क्वायर लगता है ना ये रेडियस अर्थ वाली एक्सेलरेशन क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन सा सिंबल दिया जाता है बताना स्मॉल g तो ये फोर्स बाय मास होगा ये आ रहा है gm बाय रेडियस ऑफ re plus h स्क्वायर आ जाएगा देखा मैंने सही बोला बस ये एक छोड़ दो if h is much less than re इसमें टाइम क्या होगा सर क्लास सर वो कंप्लेंट थे अभी कुछ कहते रहते आके उनके बाद बुक दे रहे थे सर हां अरे वो उसके काम सही है सर बिल्कुल सही बात बोली सर हम सही लाइन करते हैं गलत टाइम पे आता है सर ऐसे हमारी ब्रेक ना अब हम खाना खाने की बात कर रहे हैं क्या करें घर पे जाके क्लास खत्म हो गई पास सर किताब का सर वहां पढ़ना है मिलेगी टिक लगाने को कह रहे हैं और सर बताओ सर बुक मिलेगी कह रहे टिक लगा हमने लगाया जब लगा दी एक बार पहले जब बुक इसका न्यूट्रल वैल्यू बताना तो दो बुक अगर देखना है ना हाइट अगर रेडियस से काफी कम है अगर हाइट रेडियस से काफी कम है तो h को बात है नहीं h को नेगलेक्ट कर दिया जाता है और ये सीधा सरफेस वाला आएगा और इसकी वैल्यू जो होती है ये हम लोग लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे आप लिख लो जब भी इलस्ट्रेशन की आती है एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन
जी की वैल्यू सेम रहती है या बदलती है, ये बताना। सर बदलती है। किस तरह से चेंज होती है? सर अभी तो आपने ग्राफ बताया था। क्या क्या रीजन होता है चेंज होने का, ये बताइए। हाइट हो गया, ठीक है, डेप्थ हो गया, रोटेशन भी होता है। अर्थ अगर रोटेट करती है ना, इससे भी जी बदल जाता है। इक्वेटर पे या पोल पे? पोल पर मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। वो तो हाइट और डेप्थ में आ गया। नहीं, वो प्रेशर एक ये भी होता है, एक और होता है शेप एंड साइज होता है। अर्थ परफेक्ट स्फीयर है या थोड़ा सा ओवल है? तो कौन सी रेडियस ज्यादा होती है, इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा होती है या पोल वाली? इक्वेटर वाली रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। हाँ तभी तो आ रहा है ना, तभी तो फर्क पड़ रहा है ना। तो जैसे यहाँ से सेंटर लोगे तो यहाँ से यहाँ मान लो पोलर रेडियस सपोज 63 कुछ भी एग्जैक्ट तो कोई नहीं जानता है, तो मैं मान लेता हूँ एग्जैक्ट सपोज 6380 है किलोमीटर। इसमें 21 ऐड होकर ही बढ़ जाएगा ना यहाँ, कहाँ जी ज्यादा होना चाहिए? इक्वेटर पे कम होना चाहिए ना, रेडियस ज्यादा है, बिगर है ना रेडियस। ग्रेविटी के साथ हाँ ग्रेविटी तो ज्यादा ही होता है। ग्रेविटी यहाँ ज्यादा होती है। हाँ वो वही तो बता रहा हूँ मैं। देखिए तो बीच सो कितने केस हमने देखे बताओ? और एक केस वन जो ले रहे हैं वो ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ के शेप के कारण। नोट करना पहला केस, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। Earth is not a perfect sphere, but somewhat flat at the two poles. But somewhat more flat at the two poles. Earth is not a perfect sphere, but somewhat more flat at the two poles. Radius of equator, तो नोट करना, its equatorial radius is nearly 21 kilometer longer. Its equatorial radius is nearly 21 kilometer longer. रेडियस से बात किया था। Its equatorial radius is nearly 21 kilometer longer than polar radius. यानी इस केस में याद रखोगे कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर ऊपर होती है अर्थ की, वो रेडियस ऑफ पोल से 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। तो दैट्स व्हाई रेडियस जी एट पोल कितना होना चाहिए? तो जी एट पोल अगर लोगे तो ये जीएम बाय रेडियस ऑफ पोल यूज किया जाएगा। इसके वैल्यू आप चाहो तो नोट कर सकते हो, और थोड़ा सा ज्यादा होता है। हमने कितना पढ़ा हुआ है 9.8 पर ना, 4 पर थोड़ा ज्यादा होता है। इक्वेटर पे कितना होता है?
तो ये GF by रेडियस ऑफ इक्वेटर स्क्वायर, इक्वेटर पे जो होता है ये कम होता है 9.81 से, होता है 9.780. So we can say G at equator is less than G at pole. अरे हम इसको हो गया क्लियर है ये? Sir, इसे नोट करो. टाइम है अभी 7 मिनट. कोई नहीं किसी दिन फादर से जल्दी छोड़ sir, क्या लॉजिक है जल्दी सोएंगे ये भी हमने डिराइव किया था ना. तो ये आज का लास्ट टॉपिक है हाँ ये वेरिएशन वाला लास्ट टॉपिक है हाँ होनी चाहिए. सर सर हो जाएगा ना सर इसमें RH क्या है? आपके पास एग्जिस्ट ये होता है GH लिखो GH. एक साथ जो बात कर रहे हैं क्या हुआ? हाँ सर, हाँ सर GH वाले में 2 मासेस फोन आएंगे. सर स्मॉल है ठीक है. हाँ सर ठीक. सर वो क्या है? क्या बोल रहे हैं? ऑन सरफेस क्या होता है? जी ऑन सरफेस जी ऑन सरफेस क्या होगा? 9.8 नहीं इसमें फॉर्मूले में H0 हो जाएगा ना. GM by R स्क्वायर होता है. ये तो जी ऑन सरफेस हो गया. दोनों का रेशियो क्या होगा? दोनों का रेशियो लेना जी एन हाइट एंड जी ऑन सरफेस. सर R square upon R plus X. R square upon R plus X. हो गया हाँ मुझे बात अटेंडेंस चाहिए नहीं वो
सर मैं बताता सारा मामला आपकी क्लास में करा दो सर आगे का। अगर ये चेयर काफी लो हाइट है तो क्या होगा? हाइट नेग्लिजिबल हाइट है 0 से 5 नेगलेक्ट नहीं करना है। क्या होगा इसका वैल्यू बताओ? इस फॉर्मूले से बताना। क्या बताना? सर 1 + 2h/r जी एंड हाइट को आप कैसे लिख सकते हो देखना। अरे इस फॉर्मूले को थोड़ा देखना, अभी लिखना बंद करो। जैसे एक चीज बताओ मेरे को, जी है ये, ठीक है, तो जी को मैं ऊपर ही रख रहा हूँ न्यूमरेटर पे, और डिनोमिनेटर में मैं इसका रेशियो जा रहा हूँ। ये रेशियो क्या आएगा बताना? आर से अगर आर को कैंसिल कर रहे हैं तो 1 आएगा, ये अगर डिनोमिनेटर में रखें प्लस h/r आएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 + h/r होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। इसको आप याद भी रख सकते हो वैसे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, जी एट हाइट को g टाइम्स 1 + h/r पावर -2 लिख सकते हैं। कौन सा थ्योरम लगेगा इसमें बताना? बाइनोमियल वाला। क्या होगा? सर 1 + 2h/r कि कौन सा रूल लगाया? बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। आराम से। नहीं बढ़िया, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन एक्सपेंशन बोला जाता है या एक ही बात है? एक्सपेंशन में तो पूरा एक्सपेंड करोगे आप एप्रोक्सीमेशन। ये एक्सपेंड है तो सर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं ना। हाँ, तो क्या होता है बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्या होता है? यही होता है ना। तो यहाँ पर h/r इज मच लेस देन 1, इसलिए gh क्या हो जाएगा? g टाइम्स 1, ये -2 को आप यहाँ पे लाओगे 2h/r तो -2h/r आएगा, ठीक है। चलो ये नोट करो। सर हो गई हाँ, अभी इतना कम है तो उसको बुला लेते हैं। सर मेरे वहां पे क्या बोल रहे हो आप? सर अगर हाइट नेगेटिव कम है तो जीएच को जी नहीं आएगा। अगर हाइट नेगेटिव है ये 2% के लिए, अगर आपको चेंजेस चाहिए 2% का तो ये होगा। अगर 2% का चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए होगा 10%, 20%। बाकी एक क्लास में करा सर ये सर ये नीचे वाला तो कहीं भी लग जाएगा ना। 1-2% के लिए चेंजेस चाहिए। 2% चाहिए 1% बोल रहे हो यार तो देखो कैसे हाँ सर पेपर में ही 2% इसमें मुश्किल से और उसमें भी आप कह रहे हो 1% क्या फायदा सर? नहीं, मान लो जी 1/5 हो गया, जी 1/5 हो गया तो और वो एक क्वेश्चन में ये वाला यूज हो रहा है। 1/5 आंसर सही नहीं आएगा ना। 1/5 मतलब होता है 20%। अरे 2% का मतलब 6400 किलोमीटर 20% रह गया, यानी 80% का लॉस हो गया, समझ रहे हो? तो 80% तो बहुत ही ज्यादा हुआ। चीज सर तो मैं कितने से ये यूज करो, नहीं सर कितने हाइट तो सर जी की जगह ये फॉर्मूला 0 to 5। ये तो लास्ट टॉपिक है ना। हाँ लास्ट ईयर हो गया। थैंक यू सर परसेंटेज जी जो आएगा वो -2h/r टाइम्स 100 ऐसे लिखना होगा। अगर परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाए तो -2h/r, ये ध्यान रखना। माइनस क्यों लेंगे ये है ना चेंज अपन ओरिजिनल चेंज यही है, ओरिजिनल 1 है, माइनस तो मैं लेते सर एक्सपेंस आएगा लॉस है तो माइनस ही होगा।
अच्छा परसेंटेज अगर लॉस आ जाता तो फिर पेज पे आता तो 2 ठीक कि और ऐसे क्रेडिट पर टाइम हो जाता है आगे